नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में हड़कंप है और मुद्दा यह है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बाजार कांप रहा है। 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट तो निफ्टी पे ही देखने को मिल रही है। तो भैया ऐसा क्या हो गया, हमारे ऊपर क्यों ऐसे गाज गिरी है? इस पे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और टॉप बाजार के एक्सपर्ट्स लगातार हमारे चैनल पे जुड़ते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं सुनील सुब्रमण्यम जी से, सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर और सीईओ। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। बिस्तक पे। सर, जो 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 नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वो कर दिया। ये तो हाहाकार मचा हुआ है स्टॉक मार्केट पे। ये पहले तो ये बताओ, ये क्या एक्सपेक्टेड था कि इतनी ऐसा स्टेप उठा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के टॉप लीडर्स को ही उड़ा देंगे? देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये इसराइल का मकसद था कि ईरान के लीडरशिप को निकाल जाए। नेचुरली डोनाल्ड ट्रंप इससे सहमत थे, मगर मैं कहूंगा कि ये ज्यादातर इसराइल की बात है। और जहां पर ट्रंप का सवाल है, मेरा मानना है कि ये खाली ईरान का लीडरशिप और रेडिकल एलिमेंट उसके बारे में ज्यादा नहीं, मगर चीन को, ईरान का ऑयल का सप्लाई चीन को जाता है। तो ये मैं यूएस चीन के जो ट्रेड वॉर चल रहा है, स्टेप वन था वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला का तेल भी चीन को जाता था। अब ईरान का तेल भी जा रहा है, तो चीन को घेर रहे हैं इस तरह से, ताकि उनका ट्रेड में नेगोशिएट, क्योंकि उनको जरूरत है चीन की रेयर अर्थ का, चीन के सोया अमेरिका से खरीदना, कौन खरीदना। तो उसके चाल में ये मेरे ख्याल में ये ऐसे फिट होता है। और दूसरी बात है कि देखिए, जो उन्होंने चाहिए था उनको कि क्या है, उनकी बार ये है कि तेल का दाम ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि उनका लोकल इन्फ्लेशन भी तेल के दाम से डिपेंड होता है। तो वो एक शॉर्ट क्विक वॉर से ये खत्म होगा समझे थे, मगर गलत वो निकला, क्योंकि क्या हो गया कि ईरान भी इसको लाइंग डाउन नहीं टेक कर रहा है। तो उसने क्या किया, वॉर किया पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर। शायद इतना एक जो वाइड तरीके से ईरान हमला करेगा, ये एंटिसिपेट नहीं था मेरे ख्याल में। मगर ये जरूर, इंडिया की बात की आपने, तो दोनों तरफा ये इंडिया के लिए खराब चीज है। एक, ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल है, और वर्ल्ड की तो 20% तेल उधर से जाती है, बट इंडिया के लिए 60 से 65% तेल हॉर्मुज के जरिए आता है। और उसको अभी डाइवर्ट करके दूसरे रूट लेना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि ये 20% जो वर्ल्ड ऑयल में उसका इम्पैक्ट ऑयल तरह में देख रहे हो, तो वो सीधे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी बात है कि इंडिया का इकोनॉमी में मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इतने हमारे लोग केरल से, कर्नाटक से, इधर से उधर जाके काम करते हैं। और पूरा उधर ट्रैवल का, और दुबई एक ग्लोबल क्या कहते हैं, ट्रांसशिपिंग का डेस्टिनेशन है। तो ये सब नेचुरली इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत असर दिखेगा। और इसलिए एफआईएस इस तरफ रिस्क ऑफ जरूर है, मगर इंडिया की ओर थोड़ा ज्यादा रिस्क ऑफ। सर, आप एफआईएस की तो बात ही मत करो, वो तो फिर हम ही परेशान हो गए हैं। एफआईएस तो अब शब्द भी सुनने में अजीब सा ही लगने लग गया है। आएंगे कि नहीं आएंगे समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो करते हैं उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप जो क्रूड बोल रहे हो, हाँ। ये 8%, मतलब 8% एक ही दिन में 78-80 के आसपास पहुंच गया प्रति बैरल। हाँ। 78-80 डॉलर प्रति बैरल। ये सरदर्द कितना बनेगा यहाँ से? क्या एकदम से उबाल मारना शुरू कर दिया? क्योंकि आपने भी यही पॉइंट रखा है ना कि मिडिल ईस्ट देशों में तनाव है। हम्म। ईरान हमले कर रहा है, इसराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम्म। इन सब पे, हम्म। इराक पे। हम्म। तो ये अचानक से इसको हो गया, ये तो भड़क गया। दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी पड़ी हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि युद्ध कब खत्म होगा। अभी तो शुरुआत ही लग रही है इसकी। नहीं, मगर युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है, बिकॉज ईरान के पास एक लिमिटेड सप्लाई है मिसाइल्स और अपने जो ड्रोन्स की। कितना होंगे ड्रोन्स, 1 लाख ड्रोन, 2 लाख ड्रोन, 10 लाख ड्रोन। तो कितने हद तक वो चला सकते हैं ऐसी वॉर? तो मेरे ख्याल में ये हफ्ता 2 हफ्ते में तो मैक्सिमम इसको, ईरान के पास जो भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर भी तो है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, मेरे पूरा ख्याल। उड़ा दिया। वो मेरे ख्याल में जरूर उनका पहला मकसद वही था ना, कि तो मेरे ख्याल में ईरान को क्रिपल कर दिया है न्यूक्लियर तरह से। और अभी लीडरशिप का भी वैक्यूम है, कौन जाके डिसीजन लेगा कि कौन सा न्यूक्लियर क्यों फेल करे। तो अगर वो एक 1% भी चांस है, तो वो बहुत भयंकर है। उसको हम्म। छोड़ते हैं, उसके बारे हम्म। में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो टोटली ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं ना, कंप्लीटली आउट ऑफ द, उसके बारे में सोचना समझना एक इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मगर प्रैक्टिकली देखें तो ये और भी नुकसान करने के बाद ही वॉर खत्म होगा। तो पहली चीज है,
ये शॉर्ट स्विफ्ट वॉर होगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर खत्म होगा। मगर उस 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ईरान जितना नुकसान करने की कोशिश करेगी उतना करेगी। और इन जो छोटी छोटी देश है ना, बहरीन, कतार, इनके पास उतना एयर डिफेंस सिस्टम उतना तगड़ा नहीं है जितना इसराइल का है या इवन भारत का था। राइट, क्योंकि वो एक पीस जोन में रहते हुए वो कभी वॉर में जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। राइट, तो वो वॉर का प्रिपेयर्डनेस उनके पास नहीं था। इसलिए देखिए दुबई में क्यों उन्होंने अपना जुमेरा में जाके मारा, क्योंकि उनके परफेक्ट नहीं है सिस्टम्स, बिकॉज वो यूज टू नहीं है वॉर, इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। और ईरान को अभी कोई मतलब नहीं कि सॉफ्ट या हार्ड, इनोसेंट या कसूरवार, सबको मारो। तो ऐसी चीजों में नेचुरली शॉर्ट टर्म के लिए बहुत एक कहते हैं ना क्या, पैनिक की सिचुएशन रहेगी। और ऐसा नहीं कि जो रेजिम चेंज चाह रहे थे वो मुझे मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक जो कहते हैं ना, उधर के जो अपोजिशन जो है, या वो शाह जो अमेरिका में बैठे हैं, और या फिर लोकली जो शाह के सपोर्टर नहीं है बट अपोजिशन में हैं, उनके लिए अभी कोई लीडर सामने नहीं आया जो आके उठा के ये कर सकता है। तो लॉन्ग रन में इसकी सॉल्यूशन क्या है? क्या अमेरिका इराक की तरह इसको पूरा कब्जा करके अपना पपेट लीडर डालेगी? राइट, ये सब अभी आने वाले दिन में ही दिखाई देगा। तो जरूर आज के दिन में देखें, वो तो कल रात को मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, तो मार्केट की शुरुआत इतनी खराब नहीं थी। हाँ सही है। तो जैसे उन्होंने रिप्लाई दे दिया कि बाढ़ में जाए टॉक्स, हम तो रिवेंज लेके ही रहेंगे। राइट, और इसका दूसरी बात है कि देखिए, ये शिया सुन्नी की बात होती है ना, हाँ तो ईरान एक शिया स्टेट के कारण जहां पे भी वर्ल्ड में शियास का कोई भी प्रेजेंस है, उधर लोकल सिविल अनरेस्ट भी शुरू हुआ है ना। तो इट्स नॉट सो इजी, ये लोकलाइज्ड नहीं है। पहले जो हुआ था कि हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया और इसराइल ने ईरान में अटैक किया, वो सब वन ऑफ और 1-2 दिन की बात थी। अब ऐसा नहीं है, ये थोड़ा लंबा 2-3 हफ्ते के लिए चलेगा। और उस हिसाब से हम देखें तो एक नर्वसनेस जो है, देखिए तेल के रिलेटेड सेक्टर्स में तो आना ही था, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है कि तेल की दाम एक दिन में 8-10% बढ़ गई तो इम्पैक्ट होगा। मगर जो निवेशक है, जो अमेरिका यूरोप में है, वो इमर्जिंग मार्केट फंड्स, क्योंकि रिस्क ऑफ है, इमर्जिंग मार्केट पैसिव फंड से पैसा निकल रहे हैं, इसलिए जो पैसिव फंड बेचता है तो पूरा मार्केट को बेचता है। तो आज देखें तो खाली वो सेक्टर अफेक्टेड सेक्टर की बात नहीं है, पूरे मार्केट में सभी सेक्टर्स के ऊपर दबाव आ गया है बिकॉज ऑफ दिस पैसिव फ्लोज की विड्रॉल के कारण। तो उस हिसाब से इट्स अ टाइम टू वेट एंड ऑब्जर्व। अभी जल्दबाजी करके ना ही बेचना है ना ही खरीदना है, वेट कीजिए पर साइड। सर फिर आप क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कहां पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कौन से पॉजिटिव बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटी जहां पर बन सकती है? तो दो सवाल एक साथ ही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरे यहाँ ख्याल में सबसे नेगेटिव है एयरलाइन सेक्टर, क्योंकि इसमें दुगना धमाका हुआ है। एक, 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट हर एयरलाइन का फ्यूल कॉस्ट होता है, तो उसका बढ़त सीधे दिखता है। सेकंड, ये सब हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो अब पूरा ट्रैवल बंद हो गया तो उनके प्लेन आइडल बैठेंगे, तो उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, लीज का कॉस्ट, ये वो कॉस्ट, वो हाई होगा, तो लॉन्ग के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भयंकर गिरेंगे। तो इमीडिएट बहुत इंपैक्ट होगा। मगर बाउंस बैक भी जब होता है शार्पली होगा, बिकॉज जब रिस्टोर होता है चीज तो ट्रैवल तो फर्स्ट थिंग वापस आ जाती है। सेकेंड, तेल के बारे में भी, ये 80 पे है आज, शायद 90 जाए, शायद 100 जाए, 100 भी समझे जो जा सकता है। मगर ओवरऑल सिचुएशन देखे, ऑलरेडी ओपेक ने कहा कि हम ज्यादा पंप करेंगे ऑयल को, नंबर वन। नंबर टू, वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इस साल के अंदर वो 4 बिलियन बैरल का सरप्लस सप्लाई ही दिख रहा है। तो ऐसा कोई डिमांड सप्लाई का प्रेशर तेल के ऊपर नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म में तेल का एक भयंकर जंप होगा, मगर बाय द ईयर एंड, अब टाइम समय है, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो दोनों, जिसके लिए अभी बहुत हानिकारक है वो एयरलाइन है, दोनों के लिए पॉजिटिव वही बदल सकता है। तो आपके पास जिगर है तो आप स्टैगर्ड तरीके से उस सेक्टर में निवेश कर सकते हो, मगर जिगर होना चाहिए, रोज पोर्टफोलियो को देखे मत, मगर धीरे धीरे अक्यूमुलेट करेंगे तो शायद एक वी शेप्ड रिकवरी कब होगा ये मुझे नहीं पता। तो आपको पेशेंस की जरूरत, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अब बात करें कि जो ऑयल रिलेटेड
यूज करते हैं अदर देन एयरलाइन होते हैं पेंट, टायर्स, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स। ये सब में उनके लिए कॉस्ट अभी बढ़ जाएगी और गिर भी जाएगी। तो मेरे लिए तेल रिलेटेड मामला ना, जहां पे भी आप ढूंढ लो, एयरलाइन एक फ्रंट ऑफ द सिचुएशन में है क्योंकि उधर एक ट्रैवल का भी बैन का इम्पैक्ट आ रहा है, पर बाकी में तेल का जो बैन दिख रहा है मुझे, उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें जरूर एक क्या कहते हैं, वी शेप रिकवरी आ सकती है फ्रॉम अ मीडियम टर्म आउटलुक। तो अगर आप के पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो मेरा मानना है कि जो भी फ्री कैश लोगों ने रखा है, किसी भी शेयर को बेचकर आज शेयर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। हम्म। सेकेंड, आपके पास फ्री कैश है तो ऐसा कीजिए कि ऐसी स्थिति में 1% आपका फ्री कैश हर दिन डिप्लॉय कीजिए। 1%। 100 दिन तक चलेगा तो पूरा फ्री कैश आपका यूज होगा, राइट, सौ मैक्सिमम। दिन तक चलेगा सर? 100 दिन? नहीं हम नहीं, तो सोचा अरे 10 दिन। 100 दिन हंड्रेड में तो 100 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मिड 100 टर्म के अकाउंट। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे अमेरिका में उतने में तो। नहीं नहीं, मैं बातचीत के लिए बात बता रहा हूँ कि 100 दिन तक आप कैश डिप्लॉय करते सकते हैं। मगर क्या है कि क्यों ना, क्योंकि लोग को बाद में पछताएंगे कि अरे यार ये मार्केट इतना गिरा था, मौका था, मैंने नहीं लिया। मगर क्या है कि आज ही सबसे बड़ा मौका, या कल अच्छा है, कि अगले हफ्ते अच्छा होगा, मुझे पता नहीं। तो हर दिन 1-1% आप थोड़ा डिप्लॉय करेंगे तो एक तरफ आपका नुकसान भी जो हुआ है वो कम दिखेगा, मगर आप एवरेजिंग की भी जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे। तो ये मैं कहूंगा। तीसरा है कि आप उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो एक्चुअली मेरी सलाह है कि ये तेल वाले मामले को भूल जाओ, क्योंकि आज मार्केट में इंपैक्ट आ रहा है जिसका तेल का कोई संबंध ही नहीं है, जैसे बैंकिंग सेक्टर। तो वहां पे जो गिरावट है मेरे लिए वो अच्छा खरीदने का मौका है, बिकॉज उनके फंडामेंटल क्रेडिट ग्रोथ या ईपीएस ग्रोथ या एनपीए, इसमें कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इसके कारण। तो वो एक सेफर जोन है जहां पे करेक्शन हो रहा है, पर उतना ज्यादा नहीं होगा जहां पे तेल रिलेटेड सेक्टर का इंपैक्ट होगा। तो एक थोड़ी सेफर जोन है, तो अगर वो है उधर भी थोड़ी एग्रेसिव मेंटालिटी होनी चाहिए आपको, पर सेम रूल, 1% पर डे, एज लॉन्ग एज करेक्शन लास्ट। पर सर अभी तो हम इस साल की जब शुरुआत हुई तो आईटी से ही निपट रहे थे, आईटी में ही सबसे इतना भयंकर फॉल देखने को मिला था, अब पूरी मार्केट में है। मतलब जो लोगों का डर था ना वो बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि पहले तो जैसे आईटी वाले बोल रहे थे हाय बेचारे हम मर गए हम मर गए, आईटी में नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बाकी मार्केट खुश रही थी चलो हम तो संभले हुए हमारे पास तो आईटी नहीं है। अब तो चाहे कैपिटल गुड ले लो, चाहे रियल्टी ले लो, चाहे ऑटो ले लो, चाहे ये तेल गैस ले लो, सभी नीचे चले गए। तो हम इसको प्रॉपर मार्केट करेक्शन क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों बोल रहे हैं कि बार बार बाइंग ऑन डिप एक सही रणनीति है? पैसे तो किसी का बन ही नहीं रहा इस वाली मार्केट में, जब जब लो तब तब नुकसान हो रहा है। देखिए, इस बातचीत को, इसको छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या इंडिया अभी भी सस्ता है या महंगा है। इसके पहले की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी महंगा ही है मार्केट, इंडिया सस्ता नहीं है, क्योंकि डीआईआई की बाइंग ने इस मार्केट को गिरने नहीं दिया है। तो इसकी असली एक जो हमारी जो वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी, उसके अंदर हमारी जो सिचुएशन है, हम भले ही कुछ 7.5% जीडीपी ग्रोथ ये सब दिखा रहे हैं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो सब दाम में है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, मगर मार्केट में वो प्राइस्ड इन है। तो प्रॉब्लम इंडियन मार्केट की है कि ये प्राइस टू परफेक्शन था, और अब जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है इस मार्केट को रीजनेबल वैल्यूएशन में लाने के लिए, या एक भयंकर करेक्शन की जरूरत है या एक सुपर ग्रोथ की जरूरत है। ठीक है, तो अब वो भयंकर करेक्शन हो रहा है। अब वो कितना होगा और कितना वैल्यू के करीब आ सकता है, अभी मैं मानता हूं कि अगर मार्केट अभी से भी 10% भी गिरा, फिर भी हम वैल्यू जोन में नहीं आएंगे। अरे वाह। अरे सोचो ना, 30-31% पी रेशियो पे मिड कैप चल रही है भैया, राइट। 10% मार्केट गिरा तो क्या होगा, 31 का 3 कटा दीजिए, अभी भी 28 के करीब होगा ना। तो मेरा यही कहना है कि इंडिया का एक ही सॉल्यूशन है, ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, ये जीडीपी ग्रोथ नहीं। ईपीएस ग्रोथ दिखनी चाहिए, और अभी की जो अर्निंग सीजन है ठीक ठाक थी अर्निंग्स की ग्रोथ, मगर वो काफी नहीं है। और ग्रोथ की वापसी ही इंडिया को बचा सकती है। और अगर ये जियोपॉलिटिक्स के कारण इंडिया का ग्रोथ में इंपैक्ट आ रहा है तो ये चलेगी। तो आप कह रहे हैं इसको क्यों ना हम मार्केट करेक्शन के, क्यों इसको पैनिक में बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं कह रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली डीएस के पास पैसा है, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, कितने दिन वो चुप बैठेंगे। आज डीएस की आंकड़े क्या होगी,
आज वो सेल नहीं होंगे, बायर्स होंगे, क्योंकि वो हर स्टॉक हर सेक्टर को ट्रैक करते होंगे। जहां पे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा करेक्शन है, वो ज्यादा बाइंग करेंगे, क्योंकि डीआईएस को भी पैसा डिप्लॉय करना है, हम्म। राइट। तो वो बायस रहेंगे, बट उसके कारण मार्केट बढ़ेगा नहीं, बिकॉज वो गिरने के बाद खरीदते हैं। यानी वो लिमिट ऑर्डर देंगे कि ये स्टॉक का इस दाम पे गिरा तब बाई करो। तो वो भी गिरावट को ही एक्सेंचुएट कर रहे हैं। तो डीआई की बाइंग आके आगे आपको, मैं शाम के आंकड़े आएंगे तो देखेंगे डीआई का नेट बायस है, फिर सोचिए अरे मार्केट इतना क्यों गिरा। अरे सामने बात है कि उन्होंने डाला ऑर्डर कि ये स्टॉक 100 पे चल रहा है, मेरे को 60 में मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, तो 60 पे आ जाइए तो खरीदेगा, बट 100 से 60 की तो करेक्शन दिखेगी ना आज। हम्म। सर तो ये जो पुराने जो भी युद्ध हुए, खैर ये फोकस में तो यही है बार बार, इसराइल और हमास और इसराइल ईरान ऐसे वाले युद्ध ही हैं। लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन भी हुआ था फरवरी 2022 में। और ईरान इसराइल और हमास भी हुआ बाकी ईरान ये तो आपस में भिड़ते रहते हैं मिडिल ईस्ट वाले तो। Correct. उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान भी हुआ। तो हम्म। अभी तक का डेटा क्या बताता है, क्या उस फेज को अगर कोई झेल गया और वहां पर किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो उससे क्या बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल। मैं कहूंगा कि एक तो इंडिया पाक वॉर छोड़ दीजिए, उसी दिन रिकवर हो गया था, तो शायद मौका ज्यादा नहीं था। मगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो मेरे ख्याल में सेंसेक्स का नंबर 73,000 कुछ था, 77,000 या 73,000 था, और 2,700 पॉइंट उस दिन का गिरावट था। उसके बाद 4,000 पॉइंट का टोटल गिरावट था। तो आई थिंक 77 टू 73 हुआ। तो अगर उसने खरीदा होगा 73, तो आज के सेंसेक्स में उसको रिटर्न तो बना ही होगा ना, राइट। तो जरूर वो रशियन यूक्रेन तो एक्सट्रीम सिचुएशन था, राइट, क्योंकि वो बहुत लंबी चली, तेल का दाम $140 तक पहुंच गया था, वो तो बात अलग थी, राइट। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि मार्केट की हालत को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन मार्केट एक करेक्शन के मोड में ही था बिफोर दिस कम, तो उसमें से जो करेक्शन आ रहा है, मैंने आपको एक अच्छा खासा वैल्यू बाइंग रिलेटिवली, इंडियन मार्केट अभी भी वैल्यू मार्केट नहीं है वो मैं कह रहा हूं, मगर ये क्या और भी वैल्यू जोन में आ सकती है थोड़ी बहुत, मगर बहुत ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज डीआई का पास पैसा है हाथ में खरीदने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये खरीदने का मौका है, मगर जैसे मैं कह रहा था, कब रिकवरी होगी ये अनिश्चितता है, होगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर स्पेकुलेटर है उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में उनको एक कॉल लेना पड़ता है कि मैं इतना गिरेगा तो इतना मैं पुट करूंगा, कॉल करूंगा, वो रिस्की है। मगर एज ए निवेशक आप बना रहे हैं, और आपकी तो आउटलुक है 3 से 5 साल के लिए, तो जो ऑलरेडी हमने खरीद चुका है उसको एवरेज ही कर रहे हैं ना आज। तो आपका तो ऑलरेडी एक्सपोजर एक लेवल पे है उस स्टॉक और सेक्टर में। अब वही स्टॉक आपको 10% नीचे मिल रहा है, तो या फिर आपको जाके उसको कंप्लीटली बेचना चाहिए, जो मैं नहीं सलाह दूंगा। नहीं, पर वो फंड मैनेजर तो कर लेता है, रिटेल से नहीं होता सर ये सच्ची में। वो तो अपना पैसा खुद लगाते हैं ना जब बाजार में, ऐसे हाँ। हाथ कांप रहे होते हैं। और म्यूचुअल फंड वाले को दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं वो लगा लेंगे। तो ये फिर भरोसा तो फिर म्यूचुअल फंड वाले पे ही करो ना फिर, फंड मैनेजर पे। खुद लगाएंगे तो डर लगेगा कि आज है मेरा स्टॉक गिरा हुआ, एलएनटी गिरा हुआ 6% नीचे। हालत तो बहुत खराब होती है रिटेल ट्रेडर की गिरते बाजार में। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ जो बात, आप बिल्कुल सहमत हूँ आपके पास। बट क्या है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी भी करेक्ट होगी, ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड दे दिया तो एनएवी करेक्ट नहीं होगी, जरूर होगी। तो मगर जैसे कह रहे हैं ना, फंड मैनेजर के पास एक क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज ज्यादा होती है रिटेल से ज्यादा, और वो स्टडी भी कर सकता है कि क्यों ये गिरावट हुई इस सेक्टर में, इस स्टॉक में आपने। तो उसके हिसाब से जरूर मैं कहूंगा कि ऐसी हालत में म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स, अनडाउटेडली उसके लिए मेरे पास डाउट नहीं है। तो जरूर वो ना ही डाइवर्सिफिकेशन में जो एक्सपर्टीज की जो बेनिफिट होती है, वो जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज अ बेटर ऑप्शन। और खास करके इस टाइम में आपको गोल्ड और सिल्वर को भूलना नहीं चाहिए भैया। तो इसलिए वो भी अगर आप देखें, गोल्ड ईटीएफ सीट ईटीएफ तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सर क्यों, आपको ट्रम्प पे भरोसा नहीं? किसके बारे में, ट्रम्प की पॉलिसी गोल्ड बारे और में? सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर चढ़ेंगे तब जब ट्रम्प कुछ और कुछ बयानबाजी नेगेटिव कर देंगे। अब क्या ट्रम्प कुछ शांति वांति लेकर आएंगे दुनिया में? नोबेल प्राइज तो चला गया मेरे को लग रहा है अब अभी आपको तो लग रहा है कि ट्रम्प कुछ अच्छा अच्छा बोलेंगे दुनिया के लिए, या गोल्ड और सिल्वर तेज हो सकता है? गोल्ड नोबेल और प्राइज कहाँ गया सर, नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज तो गया। अभी ये तो वॉर वॉर मॉन्गर है, कौन से पीस प्राइस मिलेगा उसको उसके। तो
तो ये सोना चांदी भी और तेज होगा फिर इस हिसाब से, अगर ऐसी टेंशन फैलाते रहे दुनिया भर में तो। नहीं, नेचुरली ना, आपको देखिए, मेरे ख्याल में ना, ये गोल्ड और सिल्वर का रास्ता अभी लंबा चलेगा, मगर उतनी तेजी से बढ़त नहीं होगी जितने पिछले साल हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था लास्ट ईयर। मगर जरूर मैं कहूंगा कि कोई भी एक इंटरनेशनल फंड मैनेजर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कर रहा है, तो इस हालत में वो जरूर गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन करेगा। तो मैं कहूंगा कि स्मेल द मनी, पैसा कहाँ जा रहा है। जरूर इंटरनेशनल निवेशक गोल्ड और सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं, अदर देन सॉवरेन वेल्थ फंड और कंट्रीज के फंड। तो आपको भी उसी ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, एक अलोकेशन उसमें रखना है। तो और ये मानना है कि देखिए, ट्रम्प के लिए क्या चाहिए, अभी अभी उसको मिड टर्म इलेक्शन में बहुत बैड सिचुएशन नहीं चाहिए। तो वो ये वॉर वॉर करा के थोड़ी उसकी पेस को ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ही कैन नॉट अलाउ इन्फ्लेशन टू गो अप। तो मेरा ख्याल में तेल का प्राइस में वो थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। और आपको याद है, आप एक एक महीने पहले जब आप और हम मिले होंगे तो किस बारे में बात कर रहे होंगे? बजट। हम्म। बजट आया था, मार्केट गिरी थी, उसी हम्म। लेवल पे आ गए सर घूम फिर के। पूरा चक्कर काटा ऊपर का ट्रेड डील के नाम पे। तो ट्रेड डील भूल जाए, वो जो पूरे एक महीने हमने बोला कि ट्रेड डील हो गई, पहले चरण के 12 पॉइंट के फ्रेमवर्क आ गए, सब कुछ हो गया, तो फिर उसी लेवल पे आ गए जो 1 फरवरी पे थे। तो घूम फिर के एक महीना निकाल दिया, गए थे ऊपर, उसमें ना ही खरीदते किस तेजी में तो ठीक था। नहीं, वो ठीक है, बट कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, अनप्रडिक्टेबल ट्रम्प यार। तो जो भी चीज हम कहते हैं ना, उसमें ट्रम्प का एक अनप्रडिक्टेबल फैक्टर तो डिस्काउंट में डालना चाहिए। मगर मेरे ख्याल में देखिए, ये अच्छी खबर के बावजूद मार्केट वापस उसी लेवल पे आई है। यानी ये पूरा जो बजट की पॉजिटिविटी थी मेरे मन में, और जो ट्रेड डील की पॉजिटिव है, उसका पूरा अभी हवा निकल गया है ना। तो ये हम्म। राइट टाइम टू बाय है ना, क्योंकि वो तो परमानेंट मीडियम टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ना, वो तो नहीं चला गया। आज क्या है कि मार्केट उसको वैल्यू नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न। मगर आपको असलियत बदलनी नहीं है ना भैया। तो अगर प्राइस और वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू में कटौती नहीं हुई है, प्राइस में कटौती हुई है। तो एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये प्राइस वैल्यू के जो इक्वेशन है, उसमें पूरा जो गुड न्यूज है वो उसका फैक्टर आज नहीं है, जो रीसेंट गुड न्यूज। तो मानता हूं मैं कि आपके लॉजिक और इमोशंस में आज झगड़ा चल रहा है। इमोशंस कह रही है कि मैं बेचूं, मगर लॉजिक आपको कहना चाहिए कि मैं थोड़ा तो खरीदना, एवरेज करना शुरू करूं। अब कितना आपके मन में लॉजिक कैन विन ओवर इमोशन, वो आपकी बस की बात है। हर निवेशक की बात है। सर लास्टली बस ये नर्वसनेस जो है ये बाजार की कूल डाउन कौन से लेवल्स पे, मैक्सिमम कितना डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? वैसे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वॉर पे, कोरोना पे, ऐसे वाले जो इवेंट्स होते हैं, इस पे तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ तक जाएगा नीचे, लेकिन फिर भी कहाँ पर फेयरली वैल्यूड हो जाएगी हमारी मार्केट? अभी जैसे आपकी हमारी बात हो रही है तो 24,700 के लेवल के नीचे निकल गए हैं निफ्टी। देखिए, आपने दो सवाल पूछे, एक नहीं। एक आपने पूछा कि ये करेक्शन कहाँ पे एंड मेरे होगा। मन में तो बहुत सारे सवाल है, मैं तो बहुत लंबा इंटरव्यू खींच सकता हूँ, वो तो मैं अभी दो पे ही मैं रुक रहा छोड़ू हूँ, इसी में मार्केट रुक जा बस गिरती हुई। नहीं नहीं, इसी में आपने दो सवाल को घुसा दिया है आपने। ओके। दो अलग सवाल है। एक है आपने कहा ये करेक्शन कब तक जाएगी और खत्म होगी। सेकंड, कब मार्केट वैल्यू जोन में आएगी। ये दोनों अलग बात है भैया। तो मार्केट को वैल्यू जोन में आना है तो करेक्शन भयंकर होना है, उतना करेक्शन नहीं होगा। वैल्यू जोन में नहीं आ सकती हमारी मार्केट, पीरियड, क्योंकि डीआई का बाइंग स्टेप इन करके एक लेवल पे आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू जोन में नहीं जा सकती भैया, कितना भी तो करेक्शन का लेवल प्रिडिक्ट करने के लिए कब डीआईएस आके मार्केट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में 24,700 है, तो मेरे ख्याल में 23,500 मैक्स बॉटम के लेवल में मेरे जो डीआई की बाइंग स्टेप अप आते हुए सपोर्ट देती हुई दिख रही है। मेरे को सुन के एकदम से हाथ पैर फूल गए, 1200-1300 पॉइंट और निकलने वाले हम यहाँ से निफ्टी पे। नहीं, वो आने वाले दिन की खबर के बेसिस पे है, वॉर कैसी चलती है। मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है, और चीज होती है कि उन्होंने देखिए आज अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक कर दिया उन्होंने, राइट। तो ये कहाँ जाके कैसे फंस सकते हैं, ये तो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गारंटेड ये जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि उस लेवल पे जाएगी तो डीआईएस का बाइंग आके सपोर्ट कर देगा, बिकॉज उनके लिए तो जो ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक्स खरीद के रखे उसका ब्यूटीफुल एवरेजिंग का मौका मिल रहा है, तो जरूर कर देंगे वो। तो ये एक बेस बॉटम मुझे दिख रहा है, ये एक फंडामेंटल तौर पे मैं कह रहा हूँ।
आप टेक्निकल आंसर से पूछेंगे वो उनका अलग होगा, कोई डबल बॉटम डबल कुछ भी, जो भी है, मैं टेक्निकल। नहीं सर, हम आपको ही फॉलो करेंगे। अब जैसे ये फेज जब निकल जाएगा, होपफुली ये निकल जाए, थोड़ा शांति आ जाए दुनिया में, तो आप क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो? इक्विटी मार्केट इस साल के लिए रहेंगे टारगेट्स जो पहले हमारी बात हुई थी 29,000 और वो वाले, वैसे वाले टारगेट्स ही लगेंगे क्या निफ्टी पे? नहीं, आज मैं टू टू अर्ली टू से दैट, बिकॉज उस लेवल में हमने ऐसी कोई हड़कंप नहीं एंटिसिपेट किया था ना। तो ये हम्म। करेक्शन से वापस उधर 30,000 जाना है, तो 24 to 30, 6,000 पॉइंट की बढ़त की बात कर रहे हैं आप। सर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए। नहीं, डोनाल्ड हो ट्रम्प सकता। खुश हो जाए तो इंडियन मार्केट में क्यों आपको पॉजिटिविटी दिख रही है यार? वो अमेरिकन मार्केट के लिए पॉजिटिव होगी, इंडिया मार्केट के लिए क्यों होगी? वो थोड़ी इंडिया के बारे में सोच रहा है। ठीक है, हमारे लिए ना देखिए, एक जो सिचुएशन है ना, कि फर्स्ट ट्रम्प के पास वो टैरिफ वाली मामले में वो फंस गया है, उसीलिए हमारा ट्रेड डील भी आज भूल गया वो। हम्म। राइट। तो ये ट्रेड डील को वापस लाना पड़ेगा टेबल पे ना। अब वो थोड़ी इंडिया की ट्रेड डील के बारे में सोच रहा है। वो तो अभी लगा दिया 15% टैरिफ 150 दिन के लिए, तो 150 दिन तक कुछ करेगा नहीं। उसके भले ही कुछ और नेगेटिव करेगा, जैसे उसने सोलर पे किया 126%। राइट। तो मेरा मानना है कि देखिए, आज की सिचुएशन में जाके एक मार्केट का प्रोडिक्शन करना, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज बहुत बहुत अननेचुरल सिचुएशन है। एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आ गई है। अब जाके कहना कि मार्केट यहाँ से 30,000 जाएगी, 32,000 जाएगी, आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। शांति का माहौल आने दीजिए, फिर हम टोटल जो इकोनॉमी की ग्रोथ ये है, उसके ऊपर जो फंडामेंटल्स के ऊपर चलना चाहिए मार्केट को, उसके ऊपर आने दो ना। तब हम एक जाके उस लेवल से हम कुछ कह सकते हैं। आज के दिन में अब कहेंगे कि मैं कहूंगा कुछ नंबर, उसके बाद और गिरेगी, तो वहां से वो नंबर और भी मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि 10% का करेक्शन से वापस उसको उसी लेवल पे आना है, तो 20% की जरूरत चाहिए ना। तो आई थिंक एट दिस नॉट एट दिस फेयर पॉइंट, नॉट फेयर पॉइंट टू से कि अरे जनवरी 1 में आपने ये प्रिडिक्शन दिया था, क्या वो कायम रहेगी? जनवरी 1 में मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसी वॉर होगी ना। सही है सर। सर बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेबाक राय बस्तक पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।